ए चलो अब चुप रहो चुप रहो। चलिए आज पढ़े टाइप ऑफ फेडरेशन पढ़ना है, फेडरेशन के प्रकार। उससे पहले फेडरलिज्म पढ़े थे। फेडरलिज्म क्या होता है कोई डिफाइन करेंगे? व्हाट इज फेडरलिज्म? बताइए। एनीवन कैन डिफाइन व्हाट इज फेडरलिज्म? अब कॉपी पलट रहे हैं आप लोग। वाह वाह, मतलब खूब पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं। सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही पढ़ाई करते हो जी तुम लोग? हैं? ये कुछ भी नहीं पढ़ते हो? ऐसे पास हो जाओगे ऐसे ही क्या? इसमें बोनस नंबर तुम लोग को मिलेगा? अच्छा, फेडरलिज्म को और कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं? कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट? वर्टिकल का डिफिनेशन बताइए। इसमें क्या होता है? इट इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड बिटवीन बिटवीन किसके बीच में? सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं उसको। तो आज हम लोग को ये पढ़ना है कि टाइप ऑफ फेडरल क्या होता है, टाइप ऑफ फेडरेशन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए नॉर्मली तो फेडरेशन दो प्रकार का होता है। जो होता है, क्या हो गया? तो है क्या? जाओ जाओ, चुप रहिए। टाइप्स ऑफ फेडरेशन, there are two kinds of route through which federation was formed। देखिए फेडरेशन जो हमारा बनता है वो दो तरीके से बनता है। जो फेडरेशन क्या होता है, मतलब कि इस टाइप के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जिसमें सेंट्रल होता है, स्टेट होता है और लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो इस तरीके का जो रूट है, मतलब कि फेडरल वाला बनाने वाला जो कंट्री का जो रूट है, वो दो तरीके से हम बना सकते हैं फेडरल कंट्री। कैसे बना सकते हैं? सबसे पहला जो हमारा है वो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें सारे लोग मिलकर के एक साथ आते हैं और एक साथ आने के बाद फिर क्या करते हैं, वो अपना एक गवर्नमेंट चुनते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें होता है क्या, देखिए सबसे पहले इसको डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर फेडरेशन ऑन देयर ऑन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। इसमें सारा स्टेट जो होता है वो इंडिपेंडेंस होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल हमने यूएसए लिखा है, यूएसए में बहुत सारा स्टेट है। सारा स्टेट क्या होता है, अपने आप में इंडिपेंडेंस होता है और वो सारा स्टेट आता है एक साथ मिल करके क्या बनाता है, वो फेडरेशन बनाता है, एक संघ बनाता है। और जब सारा स्टेट एक जगह पे आकर के एक संघ बनाता है, एक बिगर यूनिट बन जाता है, तो ये हमारा होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। मतलब कि सारे एक साथ आते हैं और एक साथ आने के बाद इसमें फेडरेशन बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। और इसमें क्या है, ऑल दी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर। और इसमें जितना भी स्टेट रहेगा, जैसे अमेरिका में जितना भी स्टेट 50 60 70 जितना भी स्टेट होगा, सारा स्टेट का जो पावर होगा, सारे स्टेट का पावर बिल्कुल इक्वल पावर होगा। समझ में आ रहा है? सारे स्टेट का पावर बिल्कुल इक्वल रहेगा और सारा स्टेट एक साथ आकर के कमिंग टुगेदर आएगा और एक साथ पावर शेयर करेगा और पावर को जैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। अब इसमें देखिए जब इतना सारा स्टेट आकर के इसमें मिलेगा तो ये काफी बड़ा यूनिट बना देगा। इसी वजह से यहाँ पे बिगर यूनिट लिखा हुआ कि सारा स्टेट आकर के मिलता है एक बिगर यूनिट बनाता है। इस तरीके से इसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। द मेन एम ऑफ दिस फेडरेशन, इसका मेन एम क्या होता है? ये जो फेडरेशन बनाया गया है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसका मेन एम क्या है? तो the main aim of this federation is to pull their sovereignty and maintain their separate identity to increase their security। अपने खुद का सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए और सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए इस टाइप के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाया जाता है। यहाँ पे जो टुगेदर फेडरेशन लाया गया इस वजह से इसको लाया जाता है। ये दो तीन कंट्री में ऐसा चलता है, जैसे यूएसए का एग्जांपल है और ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल, उसमें ठीक ऐसा ही चलता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। इसमें क्या होता है, सारा स्टेट आते हैं एक साथ मिल करके और यहाँ पे एक साथ मिल करके फिर क्या करते हैं, अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। तो एक तरीके से तो हम लोग, ये पहला तरीका था जिसको हम लोग फेडरेशन कंट्री बना दी। ये भी कंट्री फेडरेशन कंट्री हुआ, लेकिन रूट अपना अलग बनाए। जैसे कोई डेस्टिनेशन आपका स्कूल ही मान लेते हैं, स्कूल आने का बहुत सारे रूट होते हैं, लेकिन आप पहुंचे कहाँ, स्कूल ही तो पहुंचेंगे ना आप। तो ठीक यहाँ पे भी दो रूट है, फेडरेशन बनाने का दो रूट है। एक रूट था ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा रूट है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। हम लोग खुद ही घर जाने का रूट कितना होता है, 10 12 तरह का रूट होता है, कहीं भी से निकलते जाके घर ही पहुंच जाते हैं। ऐसे भी हम लोग सुने, ये जो पूरा ग्लोब है क्या गोल है, तो कहीं से भी आप स्टार्ट करेंगे लास्ट में आपका एंडिंग पॉइंट भी क्या होगा, वही जहां से आपने स्टार्ट किया है। तो ये दो रूट था फेडरेशन बनाने का। पहला हमने समझ गया कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें क्या होता, सारा स्टेट एक जगह पे आता और मिल करके फिर इसमें एक साथ मिल करके एक सरकार बनाता, उसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा इंडिया भी आता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में आता है। देखिए, लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। अब कुछ जो कंट्री काफी बड़ा है, जिसका पॉपुलेशन नॉर्मली काफी हाई है, ये यूएसए तो हमारा काफी बड़ा है आई नो, ऑस्ट्रेलिया भी काफी बड़ा आई नो, लेकिन यहाँ का पॉपुलेशन तो हाई नहीं है। पॉपुलेशन आपके पास रहेगा तभी तो आप गवर्न करेंगे जी। तो यहाँ का जो पॉपुलेशन होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का, इसका पॉपुलेशन काफी ज्यादा बड़ा होता है। जैसे हमारा कंट्री इंडिया के बारे में बात करें, कंटिन्यू पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है,
अबाउट अभी तो इसको इमेजिन कहता है 150 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया का इमेजिन किया जाता है, अभी नंबर 1 कंट्री पूरा इंडिया है पॉपुलेशन में। तो जो लार्ज कंट्रीज डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट, जो बड़े बड़े कंट्री होते हैं वो क्या करते हैं, पावर को, ये जो पावर होता है पावर को क्या करते हैं, किसके बीच में डिवाइड कर देते हैं, नेशनल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड कर देते हैं। ये होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ताकि क्या हो सके, नेशनल क्या करे, पूरे पूरे कंट्री को देखे, लेकिन उसके बाद जो स्टेट है वो एक खास अपना जो स्टेट, जैसे बिहार वाला है तो बिहार स्टेट का जो गवर्नमेंट रहेगा वो सिर्फ अपना स्पेशल बिहार को देखे। इन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन द स्टेट, लेकिन इसमें होता क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो ज्यादा पावर होता है, पावरफुल होता है, वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल मतलब केंद्रीय सरकार जिसको बोलते हैं, जो पूरे कंट्री के लिए होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो कमिंग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। लेकिन हाँ, पावर जो होता है हमारे स्टेट के पास भी बहुत पावर होता है, इसके पास पावर की कमी नहीं होती, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में जो हमारे पास पावर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है। जब आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ते जाएंगे तो उसमें हम लोग को ये समझ में आएगा किसके पास किस चीज का पावर है, स्टेट के पास कौन सा पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सा पावर है, लोकल गवर्नमेंट के पास पावर कौन सा है, तो आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल वो हमारा इंडिया है और बेल्जियम है। बेल्जियम के बारे में तो आप लोग को हम फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे कि बेल्जियम में कैसे पावर को शेयर किया गया था। अब देखते ही हो गए, हमारा कंट्री इतना बड़ा देश है, यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चरल से बिलोंग करने वाले लोग हैं, अलग अलग तरह के जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं। इस वजह से जहाँ पे जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब सारे को एक साथ लेकर के काम किया जाता है, किसी को जो यहाँ पे क्या किया जाता है, डिनाई नहीं किया जाता है, सारे लोगों के पहले वैल्यू को समझा जाता है, उनकी क्या डिमांड है और उनकी डिमांड कल्चर लैंग्वेज डाइवर्सिटी को देखने के बाद जो है सो ये बनाया जाता है, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और ये ज्यादा तरीके से कहाँ पे काम करता है, ये काम करता है जहां पे लार्ज पॉपुलेशन होता है। लेकिन आपके बुक में ही दिया हुआ है बगल में कि नेपाली के बारे में, नेपाल के बारे में, नेपाल तो एक छोटा कंट्री है लेकिन नेपाल भी चाह रहा है या फिर नेपाल में भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। आपके बुक में ऐसा कुछ क्वेश्चन, एक डिबेट है, बच्चा लोग ने आपस में बात किया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये दो तरीका था, दो रास्ता था जिससे हम लोग क्या कर सकते थे, फेडरेशन को अपने कंट्री में अप्लाई कर सकते थे। दो तरीका आपने मैंने बता दिया, एक था कमिंग टुगेदर, एग्जांपल याद रखिएगा, एग्जांपल में क्या था, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया था, और हमारा जो होल्डिंग टुगेदर में हमारा खुद इंडिया, इसका एग्जांपल है। नॉर्मली याद रखिएगा जिसका पॉपुलेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ा रहा था उसमें ज्यादा ये नॉर्मली अप्लाई किया जाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वाला। अब हम लोग समझते हैं कि इंडिया में अभी क्वेश्चन बनता है कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, इंडिया में क्या कुछ ऐसा है जिससे इंडिया को हम लोग फेडरल कंट्री बोलते हैं, व्हाट क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने जान रखा है कि इंडिया लगभग आजादी से पहले, इंडिपेंडेंस इंडिया हुआ था 1947 को, उससे पहले लगभग 200 साल तक किसका गुलाम था वो, ब्रिटिश का। उससे पहले किसका गुलाम था, मुगल का। उससे पहले किसका गुलाम था, दिल्ली सल्तनत का। अबाउट हमारा भारत 1500 अबाउट 1000 साल हम लोग बोल सकते हैं, 1000 साल तक तो हमारा भारत जो किसी के अंडर में ही था। तो हम लोग ज्यादा जो सफर हुए थे, प्रभावित जो हुए थे, किसके काल में प्रभावित हुए थे, ब्रिटिश काल में प्रभावित हुए थे। तो जब इंडिया हैज इमर्जेड एन एज इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर द पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन, हम लोग जानते हैं कि भारत आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, कितना हुआ था जी, 15 अगस्त 1947। उससे एक दिन पहले कौन सा आजाद हुआ, कौन सा कंट्री, पाकिस्तान आजाद हुआ था। तो जब इंडिया हैज इमर्जेड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर ए पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन, आपको पता ही हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था वो नॉर्मली नहीं हो गया था, खून की धारें बह रही थी पूरा, इतने लाशें पड़ी हुई थी कि काउंट नहीं किया जा सकता था। वही यहाँ पे बोल रहा है कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था आफ्टर ए पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन, इतना भयानक पेनफुल और ये ब्लडी पार्टीशन हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा भारत जब आजाद हुआ था सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकम। उससे पहले हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारा भारत जो था पहले प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था। प्रिंसली स्टेट मतलब हर रीजन का एक अलग राजा हुआ करता था, हर रीजन का एक अलग राजा हुआ करता, उसको प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। तो जब हमारा भारत आजाद हुआ तो सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकम ए पार्ट ऑफ द कंट्री। अब जितने सारे हमारा प्रिंसली स्टेट था उसको खुद अधिकार दे दिया गया था कि आपकी मर्जी, अगर आप इंडिया में रहना चाहते इंडिया में रह लीजिए, अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान में रहना तो पाकिस्तान में चले जाइए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे आजादी चाहिए तो आप आजाद भी रह सकते हैं। तो उस समय ऐसा देखने को मिलता है, मैंने जहां तक पढ़ा कि उस समय हमारे भारत में आजादी से पहले लगभग 552 आई थिंक इतना ही कुछ प्रिंसली स्टेट था, 552 प्रिंसली स्टेट था, कितना 552, ठीक है। उसमें से 549 जो प्रिंसली स्टेट था बिल्कुल एकदम हैप्पीनेस के साथ वो इंडिया में मिल गया। जितना भी 549 जो प्रिंसली स्टेट था
वो बिल्कुल हैप्पीली इंडिया में मिल गया कि हम इंडिया के साथ रहेंगे। लेकिन जो तीन गो था, तीन जो प्रिंसली स्टेट था वो इंडिया में मिलना नहीं चाह रहा था। नाम बताइए। हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, एक गुजरात का कोई रीजन जिसको जूनागढ़ बोलते हैं। ये तीन रीजन ऐसा था जो इंडिया का प्रिंसली स्टेट था, लेकिन वो इंडिया में मिलना नहीं चाह रहा था। वो बोल रहा था कि हम अपना एक इंडिपेंडेंस कंट्री बनाएंगे, अपना अलग ही हम रहेंगे। लेकिन किसी तरीके से हैदराबाद को भी समझा करके इंडिया में मिला लिया गया, जूनागढ़ को भी समझा करके इंडिया में मिला लिया गया। अब बच गया एक हमारा जम्मू कश्मीर बच गया। जम्मू कश्मीर का मैटर तो बहुत ही लंबा समय तक चलते रहा। जम्मू कश्मीर का फ्लैग अलग हुआ करता था। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर के बारे में भी क्या हुआ है, बहुत 2-3 साल के अंदर में उसको किसी तरीके से इंडिया के संग में ही रखा गया। लेकिन उसके साथ हम लोग को कुछ उसको देना पड़ा। वो अपना खुद का झंडा रखता था, उसका खुद का संविधान होता था, खुद का उसका अलग रूल होता था। वो 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं मनाता था। लेकिन 2020 या 2019 में क्या हमारे मोदी जी ने यार सारे को पलट करके हटा दिए और जम्मू कश्मीर को भी क्या कर लिया, पूरा इंडिया का ही एक संघ में, पार्टीशन में इंडिया के ही में मिला दिया। और इंडिया को जम्मू कश्मीर अभी क्या है, प्रेजेंट में स्टेट तो है नहीं, वो क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरीज बन गया। दो यूनियन टेरिटरीज बन गया है, एक हो गया है जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख हो गया है। तो जब हमारा भारत आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस 1947 में, नेशनल आफ्टर ए पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसिपल स्टेट बिकम ए पार्ट ऑफ द कंट्री। बताएं कितना अबाउट प्रिंसिपल स्टेट था, कभी क्वेश्चन में भी आ सकता है, आप लोग याद रखिएगा। 552, कहीं कहीं मैंने 650 के भी आसपास पढ़ा, लेकिन मेरे को जो एग्जैक्ट लगता है वो इतना था। तीन नहीं मिला था उसमें, तीन कहीं कहीं चार देता कि चार उसमें नहीं मिला था। जम्मू को अलग और कश्मीर को अलग बताता है सब लोग। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो जब संविधान बनाएगा तो संविधान में क्या बोला कि इंडिया कैसा कंट्री होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। मतलब कि राज्यों का संघ होगा, इसमें सारे राज्य मिलकर के एक संघ बनाएंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिस्क्राइब किया गया, क्या डिक्लेयर किया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट रहेगा। क्या रहेगा, यूनियन ऑफ स्टेट। हाँ, तो वर्ड फेडरेशन नॉट यूज। तो हम लोग जब फेडरेशन पढ़ रहे हैं तो हमारे संविधान में फेडरेशन यूज नहीं किया गया, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो किसके बेस्ड पर, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। इस वजह से अपने कंट्री को हम लोग फेडरलिज्म कंट्री बोलते हैं। समझ में आया? अब आगे, तो यहां तक तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या बोलता आगे। The constitution originally provided for two tier system of government। जब हमारा संविधान बनाया गया उस समय हमारे भारत में क्या था, ओरिजिनली फॉर टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। भारत में उसमें दो टायर ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। एक कौन सा, एक स्टेट होता है, सॉरी एक होता है पहले ऊपर वाला जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बोलते हैं या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, फिर उसके नीचे क्या आता था, स्टेट गवर्नमेंट आता। वो सब जगह ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। लेकिन हमारा भारत फिर आगे क्या किया वो देखिए। The constitution originally provided for two tier system of the government। सबसे पहला the union that we call the central government। यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो लुक आफ्टर दी इंटायर कंट्री करता है, जो पूरे देश को देखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। उसके नीचे हमारा था स्टेट गवर्नमेंट था। स्टेट क्या होता है, एक खास स्पेशल स्टेट को देखता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का शुरुआत में जब बनाया गया था स्ट्रक्चर, तब ये बोला गया था कि ओरिजिनली प्रोवाइडेड टू टायर ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रहेगा इसमें। लेकिन हमारे भारत ने फिर क्या किया, बाद में क्या हुआ, लेटर ए थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायती को ऐड किया गया, पंचायत को, और म्युनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया इसको। ऑल दीज डिफरेंट टायर एंजॉय सेपरेट जुडिक्शन। लेकिन हाँ, ऐड तो किया गया, लेकिन इसको भी किसी के अंडर में नहीं रखा गया। इसको भी क्या बोला गया कि आपके पास खुद का क्या रहेगा, सेपरेट जुडिक्शन रहेगा। क्या आपके जिला में यहाँ पे कोर्ट नहीं है क्या, है ना कोर्ट, तो उसी को बोलते हैं कि सबका सेपरेट जुडिक्शन है। स्टेट का अपना है, यूनियन का अपना है, और हमारा जो लोकल गवर्नमेंट उसका खुद का एक अपना जुडिक्शन है। तो देखिए ये सब जो हमारा म्युनिसिपैलिटीज और जो हमारा पंचायत, उसको कब ऐड किया गया था संविधान में, तो मैंने वो भी लिख दिया, आपके बुक में तो वैसे नहीं दिया हुआ है। 73rd अमेंडमेंट जब हमारा हुआ था थ्रू ब्राउड द पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया था। तो पंचायती राज सिस्टम कहाँ चलता है, ये जो पंचायती राज सिस्टम ये कहाँ चलता है, रूरल एरिया में चलता है, मतलब गांव में चलता है ये पंचायती राज वाला सिस्टम। ये 73rd अमेंडमेंट में लाया गया था। और दूसरा जो हमारा 74 अमेंडमेंट में लाया गया था वो म्युनिसिपैलिटी को लाया गया था। और म्युनिसिपैलिटी कहाँ चलता है, शहर में चलता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है ऐसा, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन 73 एंड 74 अमेंडमेंट। तो बस बताइएगा कि 73 में क्या किया गया था, पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया था, और 74 में क्या किया गया था, पंचायत, ये अर्बन में क्या लाया गया था, म्युनिसिपैलिटी सिस्टम को लाया गया था। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, पढ़ाई करो। ठीक है, ये कुछ समझ में आ गया बिल्कुल, और कुछ पूछना है इसमें?